नमस्कार, मेरा नाम है निशांत और मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, जापान की एक कहानी। बात है 1985 की, जब फुकुयामा में एक ट्रक ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो गई। वो गिरते-पड़ते किसी तरह वो हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल में उसने बताया कि मैंने जब से एनर्जी ड्रिंक पी है, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, साँस लेने में दिक्कत हो रही है और मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हैंग हो गया है। तो उन्होंने इसके टेस्ट वगैरह करने शुरू किए। ये बात है 1985 की। 1985 में आपने वेंडिंग मशीन तो सुनी होंगी, जो आजकल हमारे यहाँ भी आजकल काफ़ी लगने लगी हैं। ये जापान में इनका कल्चर शुरू से रहा है। जापान में 2 आइटम बम भी गिराए जा चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो जापान की हालत बहुत ख़राब थी, पर 1985 आते-आते इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा खड़ा कर लिया था मेहनत करके। ये टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, वहाँ में ईमानदारी में सबसे आगे हैं। कहा जाता है कि जैसे इनकी दुकान होती हैं या कोई सब्ज़ी वग़ैरह बेचते हैं, तो ये वहाँ बैठते नहीं हैं। हम लोग होते हैं तो कहते हैं, भाई तू थोड़ी देर बैठ जा, हमारा दुकान देख ले। ये लोग वहाँ पे सब्ज़ियाँ रख देते हैं, उसके रेट लिख देते हैं, जिसको भी ज़रूरत होती है वो उसकी सब्ज़ी लेके वहाँ पे उतने पैसे वापस वहाँ पे रख देता है और ये लोग आसानी से वो पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। इतना वो विश्वास है। और सोचिए, अगर इस विश्वास को अगर कोई तोड़े तो फिर क्या ही कहें अपने। तो जापान जो है वो काफ़ी समृद्ध देश माना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग एक-दूसरे पे काफ़ी भरोसा करते हैं अपने लोगों पे, बहुत ही सम्मान दिखाते हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं और वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखते हैं। तो इसी तरीके से जब वो ट्रक ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंचा, तो उसने बताया कि मैं एक वेंडिंग मशीन में गया था। वहाँ पे मैंने एक बॉटल परचेज़ की वेंडिंग मशीन से, जो कि ओरामेन सी नाम की एक एनर्जी ड्रिंक थी। और बदले में उसे एक एनर्जी ड्रिंक वहाँ पे रखी मिल गई, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती थी एक की, और वो कंपनियाँ काफ़ी प्रमोशन भी करती थी अपने फूड का, अपने ये बेवरेजेस का। तो जिसको 2 मिल गई उसको 1 की ज़रूरत है, तो वहाँ के लोग इतने दयालु हैं कि 1 वहाँ पे रख देते थे कि किसी को काम आ जाए, कोई क्यों पैसा बर्बाद करे। अगर उसको 1 की ज़रूरत है तो वो 1 लेके 1 वहाँ रख देता था। तो इसी तरह वहाँ पे कि 1 बोतल और पड़ी थी, तो इस ट्रक ड्राइवर ने वो उठा ली। 1 बोतल तो इसने अपने काम धंधे के टाइम पी ली, 1 बोतल ये अपने साथ घर ले आया, क्योंकि इसने सोचा कि मैं जब शाम को घर जाऊँगा, खाना-पीना खा के आराम से इस एनर्जी ड्रिंक को पीऊँगा, एन्जॉय करूँगा। काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक थी ये वहाँ पे। तो फिर इसको ये सब होने लगा, तब डॉक्टर ने इसकी जाँच की तो पता चला कि इसके फेफड़े में छोटे-छोटे काले-काले दाग भरने लगे हुए हैं। फिर ये रिपोर्ट इस पुलिस तक गई, पुलिस वालों ने इसकी तहकीकात की कि ये कैसे हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर उन्हें लगा कि इत्तेफ़ाक है, तो बात आई गई हो गई, ठंडे बस्ते में चली गई, उन्होंने भी ज़्यादा इस बारे में छानबीन करने की ज़रूरत नहीं समझी। और वहाँ पे जैसे मान लीजिए कार कार का भी एक्सीडेंट वग़ैरह हो जाता है, तो वो लोग कार को देख के, डैमेज देख के, उस हिसाब से वहाँ पे पैसे उसके कार के पास रख जाते हैं कि आप इतना डैमेज है तो इतना हो सकता है, इतना पैसा रखते हो। कोई मारपीट वाला, लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं है, अगर ऐसा हो जाता है तो। इतना विश्वासी लोग हैं वहाँ पे। फिर 2 मई आते-आते उस ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। फिर वहाँ से 150 मील दूर एक और केस वहाँ पे आया, उसको भी सेम यही दिक्कतें हो रही थी, उसको भी एडमिट कराया गया। 2 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। फिर वहाँ से 100 मील दूर एक और किसी 22 साल के स्टूडेंट को ये दिक्कत हुई। उसने भी ऐसे ओरावन सी की बोतल खरीदी थी और एक उसको फ्री में मिली थी, वहाँ पे रखी हुई। उसने भी पिया, उसकी भी डेथ हो गई। कुछ दिन इलाज चला पर वो ख़त्म हो गई। फिर जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट में एक उनको ज़हर मिला जिसका नाम है पैराकेट, जो कि वहाँ पे बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाता है जापान में। आपकी उम्र 18 साल है, आपको बहुत आसानी से कैट नाम का ज़हर, वो पॉइज़न आपको मिल सकता है, जो जो इसमें यूज़ किया गया था इस बॉटल में। फिर और उस समय डीएनए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो इस वजह से वो इतनी गहन जाँच नहीं हो पाई और ये सब ठंडे बस्ते में चली गई कि ये इत्तेफ़ाक हो सकता है। लेकिन नवंबर आते-आते 13 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी थी, 13 लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। 35 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बीमार पड़े थे। फिर पुलिस ने एक मुहिम चलाई
कि हमें तो कुछ सुराग मिल नहीं पा रहा है। अगर खुद से लोग अपने सामने आए हैं और क्योंकि टोक्यो के अलावा वहाँ पे कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों से अपील करते हैं, लोग आएँगे तो लोग खुद बताएँ कि क्या वेंडिंग मशीन के पास उन्होंने किसी संदिग्ध इंसान को देखा है, किसी कोई हलचल वगैरह या उनको शक हुआ है कि ऐसा हो सकता है, तो वो आके खुद हमें इन्फॉर्म करें पुलिस स्टेशन में आके। तो एक माँ-बेटे वहाँ पहुँचे कि मेरे बेटे को भी ऐसे ही हो रहा है, मेरे बेटे ने भी इस ओरामेन सी का ड्रिंक पिया था और उसके बाद से इसको भी वही चीज़ें हो रही हैं। तो उसने डॉक्टर ने इनका चेकअप किया तो उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसने पता किया कि उसकी ओरामेन ड्रिंक में बारूद मिलाया गया था। जो माचिस होती है, माचिस का जो बारूद होता है उसको मिला के पिलाया गया था, सिर्फ़ हवाबाज़ी के लिए, अपना हाइलाइट होने के लिए। तो उस डॉक्टर ने उसको डाँटा कि जाओ, ये जो बची हुई ओरामेन सी है इसको चुपचाप जाके कोने में जाके पी लो। तुम इसमें मरने नहीं वाले, क्योंकि बेशक इसमें थोड़ी तबीयत खराब होती है लेकिन कोई मर नहीं सकता है। फिर एक लड़के ने, एक स्टूडेंट था, उसने भी यही कोशिश करी। उसने ओरामेन सी में एक थोड़ा पॉइज़न मिला के पीने की कोशिश की, इस वजह से कि ताकि वो स्कूल में फ़ेमस हो जाए और जापान में फ़ेमस हो जाए। और उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो ज़हर उसको उल्टा ही इफ़ेक्ट कर गया, उसकी मौत हो गई। अब वो फ़ेमस होने की बजाय वो तो ख़त्म ही हो गया, वो तो दुनिया से ही चला गया, सिर्फ़ मज़ाक-मज़ाक में। ऐसे ही करने में बहुत से लोग आए जिनको ये मज़ाक लग रहा था, या खेल-खेल में डॉक्टर के पास आते उनका टाइम ख़राब करते कि हमारे लोगों ने, हमारे बेटे ने, हमारे कज़िन ने ये पी लिया है, इसको भी ऐसा ही हो रहा है। जबकि 35 लोग सिर्फ़ बीमार हुए थे, उनकी जानें नहीं गई थी, क्योंकि उसमें पैराकाइट का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्योंकि अगर हो जिनमें था उनमें से तो 13 लोग मर चुके थे। वो सिर्फ़ हवाबाज़ी के लिए, सिर्फ़ मज़ाक के लिए डॉक्टरों का टाइम ख़राब करने के लिए आ रहे थे। फिर पुलिस को भी ये समझ में आया कि ये तरीका कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने इस तरीके को भी बंद ही कर दिया। फिर ऐसी तरह एक मैनेजर था, उसके में एम्प्लॉयी ने अपने मैनेजर ने एम्प्लॉयी से बोला कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो उस एम्प्लॉयी ने उसकी कॉफ़ी में साइनाइड मिला दिया। अब साइनाइड और कॉफ़ी का जो मिक्सचर है वो काफ़ी घातक है, और इस वजह से उस मैनेजर की मौत हो गई। और उस कंपनी में ऐसा था कि कई एम्प्लॉइज़ की बहुत बहुत तरह टाइम से सैलरियाँ नहीं आई थी, तो इस खुन्नस में उसने साइनाइड मिला के दे दिया उनको। ऐसी बहुत सी कंपनियाँ थी जहाँ पे एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं मिल रही थी, इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। बताइए, ऐसा भी होता है। किसी का विश्वास जब टूटता है तो यही होता है, क्योंकि इतना विश्वास वाला देश है जापान, इतना वहाँ के लोग इन वेंडिंग मशीन में भरोसा करते हैं कि सुबह काम पे जाने में अपना खाना, ब्रेड टोस्ट जो भी वो खाते हैं, वो वेंडिंग मशीन से ही खाते हैं। हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ़ बेवरेज का और कुछ स्नैक का है, लेकिन वहाँ पे शुरू से ये कल्चर था, वहाँ पे पूरा खाना प्रोवाइड होता था इन वेंडिंग मशीन्स में। फिर एक लेटर कई कंपनियों को मिला, उसमें ये धमकी दी गई कि अगर आप मुझे, किसी एक इंसान ने एक लेटर कंपनियों को भिजवाया कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपको बदनाम कर दूँगा, आपकी कंपनियों को बदनाम कर दूँगा, आपकी कंपनियों के प्रोडक्ट को बदनाम कर दूँगा। इस वजह से उसने पैसे माँगे, और ज़ाहिर-सी बात थी कि कंपनियाँ लॉस में जा रही थी, तो उनके पास पैसे तो थे नहीं देने के लिए। तो किडनैपिंग की इसमें एक अफ़वाह उड़ी कि लोगों को किडनैप किया गया, एम्प्लॉइज़ को किडनैप किया गया, लेकिन कंपनी के पास पैसे ही नहीं थे, तो उस किडनैपर को वो क्या देंगे? ये भी बात फिर आई गई हो गई। तो फिर लोगों ने यहाँ पे उस, जो भी उनको लगा कि ये कोई साइको किलर है, क्योंकि ये किसी एक इंसान का ही काम है। अगर ये झुंड में किसी का काम होता तो कम से कम आज ये 1985 की घटना है, इसको लगभग 40 साल हो गए। अभी तक तो उनमें फूट पड़ती है, एक ना एक तो किसी का नाम कबूल था, पर ये किसी एक ही इंसान का काम था, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ के जापान के लोगों ने उस इंसान का नाम रख दिया था योकाई। योकाई वहाँ पे जापान के ग्रंथों में एक मॉन्स्टर का नाम है, जो गलत काम करता है। जैसे हमारे यहाँ ग्रंथों में रामायण है, उसमें रावण एक राक्षसनुमा एक किरदार है, वैसे ही वहाँ पे मॉन्स्टर को योकाई का नाम दिया जाता है। तो उन्होंने उस सीरियल किलर को योकाई का नाम दिया था। नवंबर 1985 तक आते-आते 13 लोग वहाँ पे मर चुके थे। और इसी तरीके से अमेरिका में 1982 में भी एक केस हुआ था, जो इसी तरह टेलेनॉल की बोतल में बदली जा रही थी, उसमें बदल के उसमें ज़हर दिया जा रहा था। सेम इसी तरीके का केस था, लेकिन अब वो कितना इससे जुड़ा था ये कोई नहीं कह सकता। शिकागो में हुआ था एक अमेरिका के।
और 1 साल पहले ही ये धमकी जो ईमेल्स और लेटर गए हैं वो 1984 में कंपनियों को दिए गए थे कि आप मुझे पैसा दीजिए नहीं तो मैं आपकी कंपनियों को बर्बाद कर दूँगा, और 1985 से ये होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से जापान में आज भी वो कि सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। आज 40 साल हो गए हैं और आज भी उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने काफ़ी इसमें केस चलाए, काफ़ी इसमें संदिग्ध को अरेस्ट किया, लेकिन अभी तक भी मेन कल्प्रिट जो है वो पकड़ा नहीं गया। तो सोचिए वहाँ के लोग इतने दयालु होते हैं, इतने स्वाभाविक होते हैं, उसके बावजूद भी जब उनका भरोसा टूटता है तो क्या होता है। 13 लोगों की जान गई और कई तो मजाक में 1-2 लोगों की जानें चली गई, और कितनों ने हाईलाइट होने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किया, सिर्फ डॉक्टरों का टाइम बर्बाद करने के लिए और पुलिस का टाइम बर्बाद करने के लिए। और आज भी वो जो शातिर है वो खुलेआम घूम रहा है, पर उसका कोई पता नहीं है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कौन हो सकता है इसमें? आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं, इसमें कौन कल्प्रिट हो सकता है या किसका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।